हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि जो आपके रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन पर नहीं डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन किया जाता है किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका डेफिनीशन जान लेते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या है। देन उसके बाद में हम एक एक रिएक्शन पे बेस्ड या फिर एक एक एग्जांपल को लेकर आपको ये बताएंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। देखिए, ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एक रेशनल क्वांटिटी है। इसमें रेट कांस्टेंट होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनीशन है उसमें यही मेंशन किया जाता है कि द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इज नोन एज रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो रेशियो है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद में जो रेशियो है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का, उसका जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इसको हम किसी एक रिएक्शन के लिए डिराइव भी करेंगे और फिर उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल लेकर उसको हम क्लियर करेंगे कि कैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया है। N1A प्लस N2B गिव्स M1C एंड M2D। तो यहाँ पर ये जो AB हैं आपके वो क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, एंड C एंड D आपके प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले इसमें एक्टिव मासेस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हम इनके एक्टिव मासेस को पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो हमने प्रीवियस वीडियो में, जो इसके पहले हमने आपको वीडियो दिया है उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन आपको स्टडी कराया था, तो उसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए एक एक करके इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे आपका ये रिएक्टेंट है A एंड B, तो इनके जो आपके एक्टिव मासेस होंगे वो क्या होंगे वो देख लेते हैं। देखिए इसको अगर लिखना चाहें एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है, इसको लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ A। ऐसे ही जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है उसका भी एक्टिव मास सेम वे में लिखा जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B। और एक चीज आपको फिर से मैं बता दूं कि जो एक्टिव मास होता है वो आपका कंसंट्रेशन होता है, जिसका भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिसका भी हो उसका कंसंट्रेशन होता है। तो ये दोनों आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए किसके, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। ऐसे ही C एंड D को भी लिखना होता है, तो यहां पर लिखा जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C। उसके बाद में एक्टिव मास ऑफ D एक्टिव मास ऑफ D इज इक्वल टू D इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सारे एक्टिव मासेस के आपको टर्म्स पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये जो मास एक्शन का लॉ है वो मैंने कल आपको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। जो लोग नहीं वॉच किए हैं प्लीज उसको वॉच करें, देन इसको वॉच करें। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो, जो आपका रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं आपकी। एक जो आपका ये फॉरवर्ड एरो बना हुआ है, मैंने जो सबसे पहला वीडियो आपको दिया था इक्विलिब्रियम चैप्टर पे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें दो रिएक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो आपका फॉरवर्ड एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के बेसिस पर
ए एंड बी आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, एंड सी एंड डी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। बट आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपका डाउनवर्ड जो एरो नीचे की तरफ, ये रिवर्स जो साइड में बना हुआ है, ये आपका एरो जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी एंड डी आपके रिएक्टेंट्स हो जाते हैं एंड ए एंड बी आपके प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब आपका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, मान लिया जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, देखिएगा यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो आपका, रिएक्टेंट्स आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स आपके ए एंड बी होंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपके ए एंड बी होंगे, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं N1 एंड N2, ये आपके यहाँ पर पावर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर A की पावर हो जाएगी N1, ठीक है, और B की पावर हो जाएगी N2। अब देखिए इसको अगर आप इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको चाहें तो RF लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ मेंशन कर दें इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर लिख दें ब्रैकेट में RF, तो ये गलत नहीं होगा। RF आपका अगर ये है, तो इसको अगर इक्वलिटी में आप चेंज करना चाहते हैं तो RF इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, RF इज इक्वल टू KF, ठीक है, इंटू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर N2, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट। ऐसे ही एक आपका रेट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी होगा जो कि सिमिलर वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं, तो देखिए यहां क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो सी एंड डी हो जाएंगे, क्योंकि अब ये उल्टा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। तो यहां हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर M2, क्योंकि यहां पर M1 और M2 इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये हमने लिख लिया, और यहां पर ये R जो है आपका ये हो जाएगा RB, इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन का है ये, तो इसको हमने RB लिख लिया है, ठीक है। अब RB को अगर इक्वलिटी में चेंज करना है तो यहां लिख सकते हैं RB इज इक्वल टू KB इंटू C टू द पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर M2। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये भी आपका एक रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम रिलेशन सेकेंड दे देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई थी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट होते हैं वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते थे। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, RF और RB ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम चलते हैं तो RB को RF के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर RB RF क्या है, और KB और RB और RF क्या है, आपके रेट कांस्टेंट हैं, ठीक है, रेट
ऑफ रिएक्शन है, आर एफ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का है रेट, और आर बी आपका बैकवर्ड रिएक्शन का है। ऐसे ही के एफ और के बी जो हैं इनको भी मैं साइड में मेंशन किए दे रहा हूं। के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, ये आपके रेट कांस्टेंट हैं फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहां पर इंसेट में क्लोज किए दे रहा हूं। के एफ एंड के बी आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शंस हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए आर बी, आर एफ इज इक्वल टू आर बी है, तो यहां पर के एफ को इसके इक्वल लिखेंगे तो यहां हो जाएगा के एफ ए टू द पावर n1, यहां हो जाएगा b टू द पावर n2 इज इक्वल टू के बी c टू द पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ d टू द पावर m2। अब हम क्या करेंगे, के एफ और के बी को एक साइड में कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं के एफ अपॉन के बी, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ c टू द पावर m1 एक्टिव मास ऑफ d टू द पावर m2 अपॉन एक्टिव मास e टू द पावर n1 एक्टिव मास b टू द पावर n2। ये आपका बन गया रिलेशन। अब देखिए ये जो आपका टर्म है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के एफ अपॉन के बी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, तो इसको हम केसी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं इसको साइड में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिखा जाएगा केसी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी लिखते हैं, इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी and is equal to active mass of c to the power m1 active mass of d to the power m2 upon active mass of a to the power n1 active mass of b to the power n2। ये आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला हो गया, जो आपने ऊपर रिएक्शन मेंशन किया है, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आपका रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके लिए ये केसी का फॉर्मूला बन गया। यहां पर केसी क्या है ये भी मैं लिख दूं, केसी आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है आपका, ये जनरल फॉर्मेट है रिएक्शन का, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब इस तरह का कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगा, उसके लिए आप इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए अभी एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस कर रखी है, अभी हमने शो नहीं किया है, यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर को हमने नहीं शो किया है। होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें आपके जो भी स्टेट ऑफ मैटर हैं वो सभी के सेम होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको जानने वाली है, वो ये है कि जो आपके सॉलिड सैंपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी आपके हैं स्पीसीज, इनमें से जो सॉलिड होते हैं उनका जो एक्टिव मास होता है, जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, उसको हम 1 मानते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ उसमें आ जाती है तो उसको तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में मेंशन करते हैं, और अगर कोई सॉलिड अगर आ जाता है टर्म तो उसको हम 1 मान के उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम आगे उसको जानेंगे, तब तक के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम फैक्टर्स जो हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं उनको भी जानेंगे, उसको नोट कर लीजिए। और अभी कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आपको मेंशन करेंगे जिससे आप ये पता करें
या फिर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कैसे हम लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के, 4 एग्जांपल्स हैं। इनके लिए हम केसी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखते समय कुछ हम चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली भी आपको डिस्कस किया है कि सॉलिड सैंपल्स एंड लिक्विड सैंपल्स, इन दोनों के जो आपके एक्टिव मासेस हैं, जो कंसंट्रेशंस हैं, इन कंपैरिजन गैस के थ्रू या इन कंपैरिजन गैस 1 होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला रिएक्शन है, इसमें सारे आपके गैसियस स्पीसीज हैं, N2 H2 एंड NH3 सारे आपके गैसेज हैं। तो जब यहाँ सारे गैसेज हैं तो इसके लिए जो केसी का फॉर्मूला होगा वो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, चलिए इधर ही लिखे दे रहा हूँ। केसी का जो फॉर्मूला होगा इस रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम ऊपर रखते हैं केसी के फॉर्मूले में, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे भी बताया था आपको। केसी के फॉर्मूले में प्रोडक्ट्स के आपके एक्टिव मासेस ऊपर रहते हैं और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस नीचे रहते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है आपका उसमें क्या रहेगा, NH3, एक्टिव मास ऑफ NH3। NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो NH3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही N2 और H2 क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो ये नीचे रहेंगे। एक्टिव मास ऑफ N2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नहीं यहाँ लिखा, इसका मतलब 1 है, इनटू हाइड्रोजन का एक्टिव मास, एंड हाइड्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 3 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इसका हो जाएगा क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया इस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपका केसी हो गया। ऐसे ही इस रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो देखिए इसमें भी सारे आपके गैसियस स्पीसीज हैं, NO2 ये भी गैस है, N2 भी गैस है और O2 भी आपका गैस है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा गया है उसी तरीके से इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके कितने हैं, 2 हैं, तो ये प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर रहेगी N2 टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इनटू एक्टिव मास ऑफ डाइऑक्सीजन O2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही NO2 है, ये आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो उसका मतलब यहाँ हो जाएगा NO2 एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर लिखा है 2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सेकेंड जो आपका रिएक्शन है इसके लिए केसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे। यहाँ पर सॉलिड फेज है, यहाँ सॉलिड फेज है, ये गैस फेज है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए जब लिखा जाएगा केसी का फॉर्मूला, तो यहाँ पहले तो ऐसे ही इसको हम लिखेंगे CO2 एंड CaO, ठीक है, CaO का कंसंट्रेशन एंड CO2 का कंसंट्रेशन। अब देखिए ये दोनों आपके क्या थे, ये प्रोडक्ट्स थे, तो इसलिए हमने इनको ऊपर मेंशन किया। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। इनमें सभी में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 1 हैं, तो इसलिए इन सभी टर्म्स की पावर 1 1 रहेगी। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये यहीं तक आपका नहीं खत्म हो गया, अभी आगे और भी इसमें कुछ होना है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसमें जो आपके सॉलिड सैंपल्स हैं, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। और एक और दूसरा है टर्म आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सॉलिड है। तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि गैस के कंपैरिजन सॉलिड एंड लिक्विड्स के जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, एक्टिव मासेस हैं, वो यूनिट के इक्वल होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जब कोई चेंज नहीं होता तो ऐसे टर्म्स को यहाँ पर इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जरा, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा
CO2, ठीक है, केवल बस इतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो आपका टर्म है कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूं, देखिएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, बट ये अगर आप मिस कर गए किसी भी फॉर्मूले में, तो अगर कहीं न्यूमेरिकल हुआ ऐसे रिएक्शंस पर, तो फिर आप उसमें ज़रूर गलत आंसर निकालेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये लास्ट एग्जाम्पल है, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों आपके डिफरेंट फेज हैं, गैस है, दूसरा आपका लिक्विड है। तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिक्विड सैंपल्स को हम क्या करेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो पहले इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस एंड अपॉन H2O मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। यहाँ पर भी आप मेंशन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके सैंपल्स हैं, ये गैस था, इसको G कर लीजिए, इसको ये सॉलिड था, इसमें S कर लीजिए, और यहाँ पर भी ये S कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका सॉलिड सैंपल था। अब ये आपके उधर से इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गैस है, ये लिक्विड के कंपैरिजन यहाँ पर होगा क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिक्सअप नहीं होना चाहिए, प्योर लिक्विड होना चाहिए, कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्वेंट, ठीक है, चाहे तो इसको हम प्योर सॉल्वेंट लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्योर सॉल्वेंट, इसका वैल्यू 1 लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये 1 लिखा जाता है तो इसका मतलब इसमें भी 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस H2O लिक्विड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगर हो जाएगा तो यहाँ पर जो Kc का फॉर्मूला होगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगा, इसमें केवल H2O गैस बचेगा आपका, ठीक है। और वैसे भी जो आपका वाटर लिक्विड होता है उसको हम 1 ही मानते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर किसी भी एक्वस मीडियम में अगर कोई भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें एक्वस मीडियम आ गया है और वहाँ पर H2O इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पर भी उसको हम 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है। कोई आयनिक रिएक्शन अगर ऐसी हो जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें भी हम H2O को 1 ही मान के चलते हैं। एक हम एग्जाम्पल अभी और भी देंगे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो भी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर है, यहाँ पर जैसे H2O है आपका इन्वॉल्व हुआ है, ये क्या है, ये आपका एक्वस इक्विलिब्रियम है, एक्वस मीडियम है। तो जब HCl को एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो H3O प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रोडक्ट्स जो हैं आपके वो H3O प्लस एंड Cl माइनस, ये आपके क्या हैं, आयंस हैं, जो कि प्रोडक्ट्स साइड थे तो प्रोडक्ट्स वाले हो गए। इनका सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो इनकी पावर 1 रहेगी। और जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स आएंगे, जिसमें आपका HCl है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। और H2O जो है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। अब देखिए ये जो H2O है, ये आपका क्या है, प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड है तो इसका मतलब ये जो आपका सॉल्वेंट है H2O का मोलर कंसंट्रेशन ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो Kc का एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू H3O प्लस Cl माइनस एंड नीचे आपका केवल HCl रह जाएगा। और Kc के फॉर्मूले से H2O को रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ऐसा किया जाता है, प्योर लिक्विड को 1 कंसिडर कर लिया जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका डिपेंड नहीं करता है, तो ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिए जाते हैं।
तो उनके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक जगह पर सारे नोट कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम फैक्टर्स। इसमें पहला आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, जैसे आपका हैबर प्रोसेस है, उसमें अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसमें Fe आपका MO एज कैटलिस्ट यूज होता है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? इसका रीजन है, एक क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है, व्हाई कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें आप आंसर लिखते हैं बिकॉज द कैटलिस्ट इफेक्ट इक्वली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जो आपका कैटलिस्ट होता है, जो आपके रेट होते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इक्वली चेंज करता है। इस वजह से ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता है। अगर किसी मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट्स में से किसी को भी ज़्यादा वो इफेक्ट करता, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इफेक्ट हो जाता, चेंज हो जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आता है एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट इसलिए नहीं चेंज कर पाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्योंकि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस के रेट को सेम टाइप से या फिर इक्वली चेंज करता है, इक्वली इफेक्ट करता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। थर्ड आपका है डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड, जिस साइड इक्विलिब्रियम अटेंड होता है उस पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। फोर्थ है आपका प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, जैसे कोई आपका हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, इस तरह का कोई भी इनर्ट गैस या फिर कोई भी इनर्ट मटेरियल अगर इन्वॉल्व हो जाता है किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, तो वहाँ वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। इसका रीज़न है, ये भी आपको बता दें कि इनर्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्टेंट से। अगर रिएक्ट करते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कुछ फर्क पड़ता है या कुछ चेंज उसमें आता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर रीजन आपसे पूछा जाए व्हाई इनर्ट मटेरियल्स डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप उसमें रीजन दे सकते हैं बिकॉज इनर्ट मटेरियल do not take part in the chemical reaction या do not react with reactants. That's why equilibrium constant does not change by inert material या फिर does not affected by presence of या फिर do not change by presence of inert material। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपके ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें जो 2 पॉइंट हैं आपके कैटलिस्ट एंड इनर्ट मटेरियल, इन पर क्वेश्चन आपके आ भी चुके हैं, तो ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं उनको हम किन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 टर्म्स मेंशन किए हैं। एक आपका है केसी, ठीक है, केसी जो कि हमने अभी तक स्टडी किया है और इसमें से हम केवल 2 ही पढ़ेंगे, केसी एंड केपी। के एक्स एंड केडी का अभी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आपको 4 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है केसी, केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड केपी जो होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स केवल उन्हीं रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है जो आपके गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट्स एंड सारे प्रोडक्ट्स आपके गैस स्टेज में हों, गैस स्टेट में हों, उनमें केपी मेंशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है के एक्स, के एक्स जो होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में अगर हम निकालें तो वहाँ पर जो रेशियो आता है के एफ एंड के बी का, उसको हम के एक्स बोलते हैं या फिर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। फोर्थ आपका है के डी, केडी जो होता है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होता है। अब यहाँ डेंसिटी क्या है, इसमें आपके ऐसे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके एलोट्रॉपिक इंटरकन्वर्जेंस से रिलेटेड हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है फॉर एलोट्रॉपिक इंटरकन्वर्जेंस, तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। देखिए जैसे ये आपका जो है एलोट्रॉपिक इंटरकन्वर्जन, अगर हम इसमें ये लिखें, जैसे ये है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट को आप, ये कार्बन का ही है, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट जो है अगर इसको हम डायमंड में चेंज कर दें तो ये आपका एलोट्रॉपिक इंटरकन्वर्जन होगा। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही आपके क्या हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। तो ऐसे रिएक्शंस में केडी मेंशन किया जाता है। और जो आपका ये केपी लिखा हुआ था, इसके लिए भी एक मैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल अगर लें N2, ये आपका गैस है, ठीक है, प्लस
3H2 ये गैस है, और यहाँ पर 2NH3 और NH3 भी आपका गैस है। तो देखिए ये आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें सारे गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स हैं। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए Kp मेंशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, एज नॉलेज लर्न रखिएगा। और अभी जो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें बहुत सी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको आपको लर्न रखना है। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल्स का मोलर कंसंट्रेशन 1 कर दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में, तो नोट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिल जाए।